हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ इस इंस्पिरेशनल टॉक में धवल तयाल हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 14 ईएससी 2024 में सिक्योर किया है। और मैं आपको बता दूं, आज इनसे ढेर सारी बातें होंगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्यूचर एस्पिरेंट्स हम लोगों से क्लास में पूछते रहते हैं। ठीक है, शायद आप अपने प्लानिंग को आज इनसे रिलेट कर पाओगे। वो बात ठीक है, एक ही प्लान हर बच्चे पे नहीं अप्लाई होती, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हर किसी के प्रिपरेशन में कॉमन होती है। तो आज इनसे हम वो सारी बातें करेंगे, कहाँ से इनको ईएससी के लिए मोटिवेशन मिला, कहाँ कब इनको डिमोटिवेशन आया, क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा, इन सब पे एक-एक स्टेप पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले धवल तयाल, आपको ढेर सारे मेनी कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाइयां आपके इस बड़े अचीवमेंट के लिए, रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए ढेर सारी बधाई। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for inviting me here, sir. And thank you for your greetings for my result, sir. गुड गुड। धवल, मैं एक बात जानना ये चाहूंगा सबसे पहले कि जब आपको ये पता चला कि आपकी रैंक जो है ईएससी 2024 में एआईआर 14 आई है, वो मोमेंट क्या था, किस तरीके से आपने फील किया, और सबसे पहले परिवार में आपने किसको ये इन्फॉर्म किया कि मेरी एआईआर 14 ईएससी में आ चुकी है? सर एक्चुअली सर मैं जॉब करता हूँ अभी तो सर जस्ट मैं ऑफिस से निकला ही था सर और मैं ड्राइव कर रहा था तब। तो फिर जब रिजल्ट आया तो सर एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरा फ़ोन साथ में नहीं था। पर मुझे मैसेज वगैरह पॉप अप हो रहे थे। तो मुझे लगा एक मतलब अभी तो मैंने ऑफिस छोड़ा है तो एकदम से ये इतने मैसेज आ क्यों रहे हैं? हाँ, तो हाँ। मैंने कार साइड में लगा के देखा कि क्या हो रहा है? तो सर बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस के मैसेज थे मेरे को। तो उसमें फिर मैंने देखा तो एक दोस्त ने तो मेरे को उसने बताया कि एआईआर 14 आई है तुम्हारी। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ सर। तो मैंने फिर लिस्ट खोल के देखा तो सच्ची में सर एआईआर 14 थी। सर बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था सर रैंक। सर ये था कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा। पर एआईआर 14 सर बिल्कुल सर ये सर एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं था सर आपने बिल्कुल। किसको बताया सबसे पहले परिवार में? सबसे पहले तो सर मैंने अपने पेरेंट्स को सर मम्मी-पापा को बताया था कि ये हो गया है। क्या और रिएक्शन मैं था उन लोगों का? सर उनका बहुत सर रिएक्शन था सर बस मैं घर पहुँचने ही वाला था। तो मैंने फ़ोन पे बताया फिर मैं मिठाई-विठाई लेके गया घर की ओर तो फिर सभी खुश थे सर। सब आँखों में सर मम्मी-पापा तो ऐसे ही थोड़ा इमोशनल है तो आँखों में थोड़ा आँसू भी आ गए सर। तो बहुत खुशी का माहौल था सर। मतलब रिमार्केबल मोमेंट सर मेरा लाइफ़ में जो कहते हैं ना कि कुछ मोमेंट्स जो याद रह जाते हैं। सर ऐसा मोमेंट था सर वो। बिल्कुल धवल, ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, और डेफिनेटली रिमार्केबल मूवमेंट वहाँ होना, मोमेंट होना, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लाज़मी है उस टाइम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड, कौन-कौन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका ग्रेजुएशन, और आप अभी जैसा बताया आपने कि आप जॉब भी कर रहे हो। ये थोड़ा सफ़र शॉर्ट में सब कुछ कवर हो जाए, वो बताइए ज़रा? सर तो मैं सर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ प्रॉपर। मेरा मैं ब्रॉन एंड बॉट अप दिल्ली से ही हूँ और मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई है। एपीजे स्कूल पीतमपुरा में सर मेरी स्कूलिंग थी। 10th एंड 12th मैंने वहीं पे कंप्लीट करी है। देन सर आफ्टर दैट मैंने सर सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करी है सर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू से सर। अच्छा, एंड डीटीयू के लास्ट प्रोडक्ट ईयर हैं। यस सर एंड बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर सर 2023 में ही सर मैंने कॉलेज पास आउट किया है। और वैसे तो मैंने सर तैयारी 4th ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी। बट मैंने लास्ट ईयर वाला ईएसी नहीं दिया था, गेट दिया था। तो लास्ट ईयर भी मेरी सर 900 कुछ रैंक थी गेट में एंड इस ईयर मेरी गेट में 43 रैंक 900 रैंक, ठीक है, ऑलरेडी आपकी हाँ, 900 रैंक है गेट में, ठीक है। यस सर। और सर दिस ईयर सर 2024 में 43 रैंक थी सर मेरी गेट में। तो इसके थ्रू सर काफ़ी पीएसयूज़ में सिलेक्शन हो गया था और बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने फिर जॉइन कर लिया था लास्ट मंथ ही मैंने जॉइन किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और फिर सर ईएससी का रिजल्ट सबसे लास्ट में ही आता है सर। सब पीएसयू के रिजल्ट सबसे पहले आ जाते हैं और सर अभी जब रिजल्ट आया तो सर एआईआर 14 आ गई सर।
बहुत, बहुत बढ़िया, नाइस जर्नी। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन-कौन है घर में? फैमिली में सर मेरे फादर है, मेरे मदर है और एक मेरा छोटा भाई है। और मेरा अभी छोटा भाई कॉलेज में ही है सर 4th ईयर में, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कब आपको और कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? और आपको क्यों उस टाइम लगा कि आप इस एग्जाम के लिए सुटेबल कैंडिडेट है? सर स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ सर। कॉलेज फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं एंटर करा था अपने कॉलेज में, तो सर एक्चुअली सब इतना वो नहीं था एक्सपोज़र कि क्या-क्या फ़ील्ड्स हैं और क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो सर एक्चुअली हुआ था कॉलेज में कि कोडिंग करो, कोडिंग करो। तो मैं भी कोडिंग में ही लग गया था सर। तो एक अच्छा लेवल मैंने कोडिंग में भी अचीव कर लिया था सर। बहुत कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह, वेब डेवलपमेंट सब कर लिया था 1 साल के अंडर-अंडर, और एक अच्छा लेवल बन गया था। पर सर फिर वही एक सवाल पूछा था अपने सर कि क्या मैं ज़िंदगी भर एक लैपटॉप के सामने बैठ के ये सब कर सकता हूँ? तो कहीं न कहीं सर उसका आंसर सर ना आ रहा था कि नहीं, ये ज़िंदगी भर तो ये नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था और थोड़े सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी आ गए थे सर। तो फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की तरफ ही थोड़ा देखा कि क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो उसमें सर, और जैसे ही सब्जेक्ट्स भी आ गए थोड़े, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और बिल्डिंग मटेरियल, तो थोड़ा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया था सर थोड़ा। तो वैसे ही उसके बाद ही मेरे को पता चला था कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम होता है। तो फिर सर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया तो क्या मैं वो ज़िंदगी भर एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो फिर उसका जवाब सर हाँ आ रहा था कि हाँ, ऐसा हाँ, तो हो हाँ, हाँ, सकता है। मैं कर सकता हूँ। तो बस मैं कर सकता हूँ सर। सिलेबस वगैरह सब मैंने देख लिया था और फिर मैंने माइंड में बना लिया था कि अब यही करना है। तो फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज सेकंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करी? मतलब फोकस्ड होके बिल्कुल? सर एक्चुअली माइंड में तो मेरा सेकंड ईयर से ही था कि मेरे को करनी है। पर सर क्योंकि कॉलेज के साथ था तो इतना मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था। तो थोड़ा बहुत जैसे ही कॉलेज के साथ प्रोफेसर्स वगैरह करते थे तो मैं उसमें थोड़ा-थोड़ा करके करता था। पर प्रॉपर मेरी जो सर प्रिपरेशन कहेंगे तो सर मेरी 4th ईयर की स्टार्टिंग में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्लेसमेंट वगैरह मैं नहीं लूँगा और मैं प्रॉपर तैयारी करूँगा। जी, और उसके बाद ही मैंने सर तैयारी करा था। और पहले मैंने सर मेजरली मैंने गेट टारगेट बनाया था। ईएससी मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया था क्योंकि सर मेरी एज भी नहीं थी और मैं क्वालीफाई भी नहीं था ईएससी के लिए, तो मैंने पहले गेट को ही टारगेट बनाया था। और 4th ईयर में मेरा सर गेट में 900 रैंक आया था। फिर जब मैंने अभी इस बार का दिया तो सर गेट में भी अच्छे से मेहनत करी, प्रॉपर फ़ोकस्ड मेहनत करी, तो गेट में भी रैंक आ गया और सर ईएससी में भी सर रैंक आ गया सर, सिलेक्शन हो गया दोनों जगह ही। अच्छा, आपने गेट को यहाँ मेंशन किया, मैं एक क्वेश्चन मैं पुट अप करना चाहूँगा, जो हमारे यस सर। व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि गेट की प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस है? कितना मतलब सब्जेक्ट कॉमन है? अगर इस पे थोड़ा बात कर पाएँ हम लोग, कितना आसान होती है जर्नी अगर जिसका गेट प्रिपेयर्ड है, उसके लिए गेट कितना ईएससी कितना आसान होता है? इन सब पे अगर आप कुछ कह पाएँ। सर एक्चुअली सर गेट और ईएससी में सर डिफरेंस जो है सर वो सिलेबस का है थोड़ा। थोड़ा गेट जो है सर उसका फ़ोकस एरियाज़ डिफाइंड है। पर जो उनकी जो वर्टिकली डेप्थ जो पूछते हैं वो सर वो थोड़ी लार्ज रहती है ईएससी के थ्रू। ईएससी में सर क्या रहता है सर, 150 क्वेश्चंस है और आपके पास 3 आवर्स है। तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल तो इजी रहता है सर, और पर उसकी जो नॉलेज का स्कोप रहता है सर उसमें हमको वो वास्ट करना पड़ता है। और उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी सर ईएससी में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ना कि गेट में। गेट में आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत बेनिफिट करती है, पर ईएससी में आपको थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत बेनिफिट करती है। तो गुड। सर है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, पर साइमल्टेनियसली भी इन दोनों को हैंडल करा जा सकता है। तो कहीं न कहीं आपको गेट जब आपने प्रिपेयर किया शुरुआत में उन क्योंकि सबको मालूम है हम गेट में अपीयर 3rd ईयर से ही हो सकते हैं, है ना? और ईएससी में तो आपको एक क्राइटेरिया चाहिए होती है कि इसके बाद ही आप अपीयर हो सकते हैं। ऐज आप कह रहे आपने बोला कि आपकी ऐज ही नहीं थी ईएससी को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपने 2nd ईयर से ही गेट को टारगेट बनाया और जब गेट में एक डिसेंट रैंक आ गई तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिल गया कि अब ईएससी में भी
फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है ना? अगर यस सर, मैं सर गलत एक नहीं बोल रहा हूँ सर तो, ठीक है? एक बारी सर में अगर सर रैंक आ जाता है सर, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि वी कैन डू इट। तो सर उस कॉन्फिडेंस को भी लेके जैसे मेरा प्री तो हो गया था, पर मेंस में जो ईएससी मेंस था मेरा, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत हेल्प हो रहा था कि मैंने एक बारी कर लिया है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो सर वो गुड, गुड। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, आपको ये बताइए कि जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं जब, ठीक है? यस, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत यस मोटिवेशन सर, की ज़रूरत पड़ती है। बहुत समय ऐसा आता है कि डिमोटिवेशन भी आता है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कहीं गलत रास्ते तो नहीं निकल गए, ठीक है? उसको आपने पूरे प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? कभी अगर डिमोटिवेशन आया तो उसे ओवरकम कैसे किया? उसके बारे में शेयर करें अगर। यस सर। सर जैसे कि मैंने बताया सर, मैंने 4th ईयर से डेडिकेटेडली तैयारी स्टार्ट कर दी थी ईएससी के लिए ही सर। और उस समय सर प्लेसमेंट का भी सीज़न चल रहा था काफ़ी। तो सर डिमोटिवेशन तो आता था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा नहीं होगा। तो ये बहुत डाउट रहता था। पर सर इसमें सर हमारे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स का सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है सर। सर मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया था, जो भी मेरा डिसीज़न होगा, और हमेशा उनका सपोर्ट रहता था कि जो तुम्हें करना है करो, हमारी तरफ से सारी खुली छूट है। तो सर बहुत उधर से भी एक मिलती है कि हाँ, फैमिली साथ है। और फ्रेंड्स भी सर हमेशा यही कहते थे कि मेरे जितने भी सर 4-5 दोस्त थे बहुत जिगरी यार, तो वो कहते थे कि यार तू कर सकता है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत तो हमेशा बढ़िया। उनका भी यही रहता था कि यार तू कर सकता है, और कोई करे ना करे तू तो कर ही सकता है। ये एक तो सच्चा सर ये दोस्त ही बोल सकता है। एक सच्चा दोस्त ही यस बोल सकता है। देखो, यस सर। फैमिली जो होती है वो बैकबोन होती है। मैं यहाँ पे पूरे ऑन द बिहाफ ऑफ आईएएस मास्टर मैं सारे पेरेंट्स से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई किसी प्रिपरेशन में ईएससी जैसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग एग्ज़ाम को फेस कर रहा होता है, तो सपोर्ट की भी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, जो कई बार बैकबोन का काम करते हैं। तो यहाँ धवल तयाल ने जैसा बताया कि हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, खुली छूट दी, आपको जब तक करना है, जैसा करना है, आप करिए, आपको पूरी छूट है, ठीक है? फ्रेंड्स ने भी इनको मोटिवेशन दिया कि आप जो है कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है जब अगला बिल्कुल सर। आदमी इतना कॉन्फिडेंट हो कि ये बंदा कर सकता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब अगले को यस फेथ है, बिलीव है, तो मैं वाक़ई कर सकता हूँ, शायद ये कैपेबिलिटी होगी, तभी इनको फ़ील हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते बिल्कुल हैं। सर। एक बात बताइए, जैसे हम लोग हमेशा क्लासरूम में ये बताते हैं बच्चों को कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? एक तो जो है टेस्ट सीरीज़ का कितना इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन में होता है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज़ के बारे में? सर टेस्ट सीरीज़ मैंने सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दिया था सर। और सर एक टेस्ट सीरीज़ ही सर मेन वो रहता है कि जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता चलती है। क्योंकि अल्टीमेटली सर आपको एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चंस में आपको आपकी आपकी गलतियाँ जो होगी ना, वो सारी टेस्ट सीरीज़ में ही आपको पता चलेगी आपकी कहाँ-कहाँ आप गलतियाँ, आपके जो वीक एरियाज़ कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो वो सब चीज़ें टेस्ट सीरीज़ से मिलती है। सर तो मैं रिवाइज़ करता था, टेस्ट सीरीज़ लगाता था, टेस्ट सीरीज़ के बाद एक उसका एनालिसिस करता था। सर जितना टेस्ट सीरीज़ देना इम्पोर्टेंट है, उस उससे ज़्यादा उसको एनालाइज़ करना इम्पोर्टेंट है, कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी। और सर जितनी गलतियाँ थी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी सर, वो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेडली मिस्टेक कॉपी बना रखी थी। उसमें मैं सारी अपनी गलतियाँ लिखता था सर। और एक सर एक गलतियाँ ही आपकी एक चीज़ होती है कि जो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। आप सिर्फ़ रिवाइज़ कर रहे हैं सर, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएँगे, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा सर आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही बात हम लोग हमेशा कहते भी हैं कि टेस्ट सीरीज़ का जो हमारे प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़ का मेजर रोल होता है, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ हमें ये बताती है कि हम किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में लीड कर रहे हैं, कहाँ रिवीज़न की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में सब टॉपिक क्या है जहाँ आपके क्वेश्चन की गलतियाँ हो रही हैं। जैसा आपने बताया कि आपने कॉपी बनाई हुई थी, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं मेरे से, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस होता है, हमेशा ये बताया जाता है और आपने भी जो शेयर किया।
अच्छा, इसी उसमें आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? यस सर। इसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरे की प्रिपरेशन चल रही है, कंसेप्ट डेवलपमेंट चल रहा है, पिछला कंप्लीट हो चुका है, उसके रिवीजन और अगले के प्रिपरेशन में आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? यस सर। सर इस चीज़ में सर शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं सर। तो इस चीज़ में सर एक्चुअली मैंने क्या करा था, जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है सर, तो उसकी रिवीजन हमको करनी पड़ती है, तो रिवीजन के साथ-साथ ही मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सर एक, जिसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स और इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला सारा लिख लिया था सर। और उसको एकदम कंसोलिडेट करके मैंने बना रखे थे कि मेरा कम टाइम में सर सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाए। तो जैसे सर अगर कोई नया टॉपिक चल रहा था मेरा, तो उसके साथ उसकी भी पढ़ाई करनी है और जो पुराना मेरा जो है, उसको भी रिवाइज़ करना है। तो नए को तो मैं जैसे टीचर्स पढ़ाते थे वैसे ही करता था और उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था और पुराने वाले के जो शॉर्ट नोट्स बन रखे थे, उनको मैं गो थ्रू करता था सर। तो इससे सर जो मेरा प्रेज़ेंटली टॉपिक जो चल रहा था, वो भी मेरे दिमाग में रिटेन था और पुराना तो सर साथ में रिवाइज़ हो ही रहा था। तो इससे सर मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि जब मेरा एग्ज़ाम सर पास में आया तो सर मेरे जो सारे जो फ़ॉर्मूलेज़ थे और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट थे, सर वो एकदम टिप पे थे मेरे। तो ऐसे मेरे को थिंकिंग में टाइम नहीं लगाना पड़ता था क्योंकि सर ईएससी में सर बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एक क्वेश्चन के लिए विद एक 1 मिनट ही मिलता है सर। तो उसके लिए सर स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है और जब तक आपके सर ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह और फ़ॉर्मूलेज़ अगर टिप पे नहीं रहेंगे तो ये फिर उसमें आप लैग कर जाएँगे सर। या तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा या तो आप फिर गलतियाँ ज़्यादा करेंगे उसमें। तो इसके लिए सर शॉर्ट नोट्स और मल्टीपल रिवीजन सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर। गुड, गुड। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन हुआ करता है, मेरा भी होता है, मैं बड़ा मतलब इंटरेस्टेड रहता हूँ ये सक्सेसफुल कैंडिडेट से सुनने के लिए कि एक प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं। ईएससी का यस, जब भी प्रिपरेशन करते हैं, आप टारगेट करते हैं प्रीलिम्स को और जैसे ही यस, प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है, तो आप किसको टारगेट करते हैं? शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मेंस को टारगेट करते हैं। दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या कुछ डिफरेंस रहता है? कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिफर करती है और जब मेंस क्वालीफाई कर जाते हैं तो क्या नेसेसिटी होती है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए? आपको यहाँ का आईजीपी कितना हेल्पफुल रहा, कैसा रहा? ये सारा ओवरऑल जरा आप प्रिपरेशन टू मेंस तक, फिर मेंस टू इंटरव्यू तक की जर्नी आप जरा बताइए। यस सर। सर पहले मैं प्रीलिम्स का बताता हूँ सर, प्रीलिम्स में ऐसा क्या है एक्चुअली उसमें जीएस के 10 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जी, उसका जो सिलेबस है सर उसका ज़्यादा है थोड़ा। तो क्योंकि हमको टेक्निकल के साथ जीएस भी सर मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए उसकी थोड़ी प्रिपरेशन सर थोड़ी हेक्टिक रहती है सर मेरे हिसाब से। तो जी, जी, सर और जीएस में भी सर 200 मार्क्स का है और जनरली टॉपर के भी 100 तक मार्क्स रहते हैं। तो अगर आप आपको जीएस में मार्क्स सिक्योर करने हैं तो सर आपका जो अ, मैथ्स और एप्टीट्यूड होना चाहिए सर वो एकदम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सर बिल्कुल, मैथ्स और बिल्कुल, एप्टीट्यूड में सर 50 मार्क्स का मैथ्स और एप्टीट्यूड आता है। अगर आप 40 मार्क्स वहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका बैरियर जो रहता था 60 मार्क्स का रह जाता है। और 150 मार्क्स का जो गैप है उसमें 60 मार्क्स लाना टफ टारगेट नहीं है सर। अगर आप हर सब्जेक्ट के 4-4 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं तब भी 60 मार्क्स बन जाते हैं। तो सर इसमें यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हमारे को जीएस में 100 मार्क्स निकालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं और इससे ज़्यादा करेंगे तो सर टेक्निकल हमारा हैम्पर होगा। तो बिल्कुल। जीएस को यहाँ पर आपको ऐसे टैकल करना है और टेक्निकल के लिए तो सर प्रॉपर आपके जो नोट्स वगैरह हैं सर उसको रिवाइज़ करना है और थोड़ा अपना जो स्कोप है ना सर, जो अ, अपना जो सिलेबस का स्कोप है उसको थोड़ा वाइडन अप करना है। नई-नई चीज़ें जो टेस्ट सीरीज़ से मिलती है उनको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि सर कि अगर ये नई चीज़ मिली है ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, पर तो मैं क्यों करूँ? तो जी, ये सर ये एटीट्यूड नहीं चलेगा ईएससी के लिए क्योंकि ईएससी में नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और नए कांसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे सर इस बार भी सर एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट से भी क्वेश्चन थे। तो उसमें भी सर जब अगर आप टेस्ट सीरीज़ में अगर वो क्वेश्चन देख लेते हो, तो इधर आपको एक एज मिल जाता है सर। तो प्रीलिम्स तो सर एक ऐसे ही टैकल कर सकते हैं, ठीक है सर। और उसके बाद जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सर जो टाइम रहता है 3 और 3.5 मंथ्स का, सर वो जी, सफिशिएंट रहता है कि आपको जो एमसीक्यू अप्रोच से सर कन्वेंशनल अप्रोच में ढालने को सर। तो सर इसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग रहती है क्योंकि
अभी तक आप सर 2 मार्कर क्वेश्चन करते थे विदिन अ मिनट या 1.5 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। पर सर इधर जो रहता है क्वेश्चन लेंथी रहता है। एक क्वेश्चन को 8 से 10 मिनट लगते हैं सर करने में और वो अप्रोच चेंज करने के लिए सर आपको सर प्रैक्टिस मेन रहती है इसमें। क्योंकि अगर आपने प्री निकाला है तो आपको एक आइडिया है और आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी है कि हाँ यही होता है, यही होता है। बस आपकी जो रह गया आप में एक प्रैक्टिस रह गया है कि उधर बस सोचना ना पड़े, सीधा हाँ, क्वेश्चन आए मतलब और आपका हम कहना है कि अगर हमने प्रीलिम्स प्रिपेयर किया है, तो वो मेंस में भी हेल्पफुल होगा। मेंस में आपको में ज़्यादा मेहनत सर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बस मेहनत करने की ज़रूरत स्ट्रेटजी को नहीं है, चेंज बस करना है। स्ट्रैटेजी चेंज करनी है सर और एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी। उसमें सर क्योंकि उसमें आपको सारा सब्जेक्टिव है सर और आपको सारा लिखना है सर। आपको ये नहीं है कि आपको खुद एक्सप्लेन करना है इन्विजिलेटर को कि ये है, ये स्टेप्स है। तो उसमें सर एक्चुअली सर मेरा अप्रोच क्या रहता था सर मैंने 90 डेज़ बाँध लिए थे और सर 1 पेन 1 डे करता था। एक रूल था मेरा कि 1 पेन मेरे को पूरा खत्म करना है सर 1 दिन में। जितने मैं क्वेश्चन्स करता हूँ, जितने पीवाईक्यूज़ लगाए थे, जितने टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, तो पूरा 1 पेन मेरा 1 दिन में खत्म होना चाहिए। उतनी सर उस उससे सर क्या हुआ एक्चुअली मेरी स्पीड बहुत बढ़ी है और गुड। वो मेरे को मेंस मेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया है सर। और मैं एक्सपेक्ट अच्छा, कर रहा हूँ आपका सर जो मे रियल इंटरव्यू हुआ था ईएससी में, उसके बारे में कुछ बताइए, किस टॉपिक पे डिस्कस हुआ था? उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था? और इंटरव्यू से निकलने के बाद क्या लगा आपको कि सेलेक्ट हो गए या कुछ गड़बड़ लगा कि यार अब तो मुश्किल है सिलेक्शन हो पाना? सर एक्चुअली सर जो इंटरव्यू रहता है सर पहले 2-3 क्वेश्चन डिफाइन कर देते हैं इंटरव्यू कैसे जाएगा। तो अगर पहले 2-3 क्वेश्चन के आप आंसर सही कर देते हैं तो सर वो एक बहुत बड़ा बून दे देता है कि आपका इंटरव्यू आगे का इंटरव्यू कैसे जाएगा। तो सर मेरे से तो जैसे मैंने पूछा तो एक्चुअली थोड़ा मेरा नाम यूनिक है सर धवल। तो उन्होंने हाँ। सबसे पहले ये पूछा धवल का मीनिंग क्या होता है? तो सर ये मैं प्रिपेयर करके गया था अच्छे से जनरल तो क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है ये इंटरव्यूअर का। यस सर, तो ये मैंने अच्छे से बता दिया था और सर कुछ इंटरव्यू में सर एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, तो थोड़ा दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में पूछा था। तो हाँ, वो भी सर आईएएस मास्टर में जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था सर, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो मतलब यहाँ का ये जो आईजीपी प्रोग्राम होता है, ठीक है? यस सर, उससे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था। वो क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ये, आते ही रहते हैं। यस सर, यस सर। जी, तो सर आगे? उसका भी मैंने अच्छे से सर आंसर कर दिया था। तो उससे सर एक कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर सारे जितने टेक्निकल मेंबर्स ने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे सर, उनका भी मतलब मैंने सैटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया था। कुछ का मेरे को नहीं आता था, कुछ का मतलब मैंने किस सब्जेक्ट को दे फोकस दिया किया था। था उन्होंने? सर जनरली एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट था स्ट्रक्चर पे था सर। तो अच्छा, उन्होंने सर थोड़ा स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले में क्वेश्चन पूछा था सर थोड़ा और सर फिर एनवायरनमेंट से भी पूछा था सर थोड़ा बहुत। क्योंकि सर ने पॉल्यूशन पूछ लिया दिल्ली पॉल्यूशन पूछ लिया था सर तो फिर उन्होंने टेक्निकल मेंबर ने एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए थे कुछ 2-4 और फिर शिफ्ट हो गए थे सर हाइड्रोलॉजी पे। सर बहुत ये बढ़िया, 3 बहुत बढ़िया। धवल सब्जेक्ट जी, थे। हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है, हम लोग क्लास में भी हमेशा बताते हैं कि लाइफ में, पूरे लाइफ में रूटीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? यस सर, जो रूटीन को, फिक्स रूटीन को फॉलो करते हैं, वो लाइफ में किसी भी फील्ड में आसानी से किसी भी मुकाम पे पहुँच सकते हैं। ऐसे ही मैं यस सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ईएससी प्रिपरेशन में आपने कौन-सा स्टडी रूटीन फॉलो किया, ठीक है? क्या स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया? कैसे आपने पढ़ाई को मैनेज किया? बाकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ का बैलेंस आपने कैसे बनाया? यस सर। सर एक्चुअली मैं लास्ट ईयर का अपना रूटीन बताता हूँ सर। उससे पहले तो जी, मैं क्लासेस कर रहा था। जब क्लासेस मेरी खत्म हो गई थी सर, तो उसके बाद मेरा रूटीन ये रहता था, मेरा एक रूल था सर, 8 टू 8 रूल फ्रॉम 8 टू 8 मॉर्निंग 8 रूल, 8 टू 8 रूल सर, फ्रॉम बहुत मॉर्निंग बढ़िया। 8 टू इवनिंग 8 सर। तो सर प्रॉपर मैं 8 बजे सर पढ़ने बैठ जाता था और 8 टू 1 की मेरी एक सीटिंग रहती थी सर। तो और ये सर सबसे प्रोडक्टिव टाइम रहता था मेरा जिसमें सर मेरा जो माइंड था बहुत अच्छे से चलता था और जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे सब मैं अच्छे से रिवाइज वगैरह करके टेस्ट सीरीज भी इसमें बहुत लगाता था मैं और 1 बजे के बाद सर मैं लंच करता था 1 से 2 का मेरा लंच का टाइम रहता था एंड फिर ठीक सर है, 2 से 5 मेरी एक और सीटिंग रहती थी सर फिर उस इस सीटिंग में सर थोड़ा बहुत जो टेस्ट दिया मैंने उसकी एनालिसिस कर ली और मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन कर लिया और रिवाइज कर लिया थोड़ा बहुत। फिर सर एक 5 टू 6 एक मैं एक और ब्रेक लेता था
जिसमें थोड़ा टी ब्रेक हो गया सर और थोड़ा स्नैक्स वगैरह हो गया। फिर 6 टू 8 मेरी एक सिटिंग रहती थी। इसमें एक्चुअली सर प्रॉपरली मैं थोड़ा जीएस और मैथ्स वगैरह पढ़ता था सर, जो जो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर टेक्निकल सुबह से शाम तक टेक्निकल पढ़ने में भी सर बहुत वो हो जाता है हेक्टिक। तो फिर मैं थोड़ा शिफ्ट करता था कि थोड़ा अलग हो जाए, तो फिर मैं उसमें मैथ्स और जीएस पढ़ लेता था। फिर सर 8 बजे सर प्रॉपर मेरा पूरा पढ़ाई का जो दिन भर का जो मैंने टास्क लिस्ट बना रखी होती थी, वो मेरा कंप्लीट हो जाता था। तो उसके बाद सर मैं फ्री होता था, मैं कुछ भी अपने मन से कर सकता हूँ। तो लंच वगैरह करके सर मैं 8:30 तक फिर मैं एक्चुअली वॉक पे जाता था सर एक। अपने घर के बाहर ही मेरे पास पार्क है सर एक, तो उधर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बिल्कुल, कर ली और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के दौरान। यस सर, तो उधर सर तो मैं थोड़ा वॉकिंग, रनिंग वगैरह कर लेता था और फिजिकल एक्टिविटी कर लेता था। और सर जब मैं वॉक कर रहा था होता था ना सर, उसी में मैं एक रोड मैप बना लेता था अपने अगले दिन के लिए। एक टास्क जी, लिस्ट बना लेता था कि मेरे को अगले दिन ये पढ़ना है। एक अपने फ़ोन में ही टास्क लिस्ट बना लेता था कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक का टेस्ट देना है और इसका एनालिसिस करना है। तो नेक्स्ट डे की भी मैं प्लानिंग उस वॉक में करता था सर। और नाउ सर मैं बस आगे फिर मूव करूँगा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप जीटीयू के एस्पिरेंट्स को, जो भी पढ़ने वाले आपके जूनियर हैं वहाँ पे, ठीक है? और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं हमारे चैनल से भी जुड़े हुए और भी जितने भी ईएससी के फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं हो सकता। ईएससी 2024 में आपने अच्छी सफलता हासिल की है। आपसे अच्छा पर्सन कोई नहीं होगा जो इस बात को उनको कुछ गाइड कर पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? सर गाइड में यही कहना चाहूँगा सर, इस ये प्रिपरेशन थोड़ी जर्नी थोड़ी लंबी है और टाइम लगता है सर प्रिपेयर करने में। तो सर अपना मोटिवेशन बनाए रखना है और आपको हमेशा ना जब भी डिमोटिवेशन आ रहा है आपको बस ये सोचना है कि जो एंड गोल जो आएगा ना उसका जो फ्रूट है ना वो बहुत अच्छा है। जी, तो जी। उस एंड गोल को लेके ही आपको तैयारी कर रखनी है। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है सर इस प्रिपरेशन में सर। अगर आपने 1-2 दिन का भी गैप दे देते हैं तो सर एक फिर डाउट आने लग जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे सर, रोज़ अपने गोल की तरफ सर लगे रहेंगे कि हाँ, करना है, तो सर उससे फिर आप बाद में सर पूरा ये डिफाइंड है कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी सर। अगर आपके बिल्कुल, जो अगर आपके जो एफर्ट्स है सर वो राइट इंक्लाइन डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और ये कोई सक्सेस रोक नहीं सकता सर। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन धवल जी ने कहा कुछ पाने के लिए तो जो करना होगा, होगा लेकिन ईएससी में सक्सेस पाने के लिए 24 घंटे में से 12 घंटे आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? यस सर। 8 टू 8 का रूल इन्होंने बताया 8 बजे सुबह से लेके शाम 8 बजे तक इनका फिक्स स्टडी रूटीन रहता था। उसमें लंच भी करना, उसमें घूमना भी, सब कुछ मतलब इतना डिवोशन चाहिए होता है और अगर आपको सफलता लेनी है और इस सफलता में अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आसान बनाना है, तो रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा, मोटिवेटेड भी रहना है, डिमोटिवेट होके निकल नहीं जाना है। अच्छा, आगे एक बात और बताइए, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? अब तो भाई फ्यूचर गोल सिलेक्शन सर हो गया, ईएससी 2024 में एक डिसेंट रैंक आपको मिल गई। आगे आपका फ्यूचर गोल क्या है? सर फ्यूचर गोल तो सर अभी तक प्राइम टारगेट तो मेरा ईएससी था सर। और सर अभी ईएससी में सर रेलवे भी इंट्रोड्यूस हो गया है सर। तो जी, सर एक्चुअली सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो सर अभी मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं एक अटेम्प्ट और दे दूँ सर, अगर सेम बहुत लेवल ऑफ बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन मैं आपको सेम ढेर लेवल। सारी शुभकामनाएँ दूँगा कि नेक्स्ट ईयर आपकी रैंक 1 आए और हम लोग फिर एक साथ सेशन करें, ठीक है? और मैं बाकी फ्यूचर एस्पिरेंट्स से हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो ईएससी और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो आज हमने धवल जी से बहुत सारी बातें की। इन्होंने बेबाक तरीके से एक-एक मुद्दे पे बात किया, अपनी राय रखी, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई। आप लोग भी अगर आगे सफलता पाने के लिए इस जर्नी को आसान बनाना चाहते हो, तो इनकी बताई बातों को रिलेट करिए, अपने
प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को देखो, मैं कहता हूं कि हर हर कैंडिडेट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन चीजें बहुत सारी कॉमन होती हैं। आपको मटेरियल क्या यूज करना है, आपको स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है, आपको टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना है, आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो है आपको मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट होके अपने रास्ते से भटकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कंसाइज स्टडी होती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक लेवल होता है, कोई फिक्स लेवल नहीं होता है, आप किसी भी लेवल तक पढ़ सकते हैं। तो फोकस्ड स्टडी मटेरियल, फोकस्ड सिलेबस, इन सब के लिए अगर चीजों को आप रिलेट करोगे, एक एक चीज पे बातों को समझोगे और अपनी स्ट्रेटेजी को एक रिगरस तरीके से फॉलो करोगे, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करोगे, तो चीजों को आसान बनाया जा सकता है। धवल जी, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस सफलता को पूरी आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से, फैकल्टी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। एंड हैव अ गुड डे।